पाकिस्तान में कसूर एजुकेशन का नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम का है। एजुकेशन का पूरा इकोसिस्टम ही ख़राब है। इसको आज तफसील से बयान करेंगे। अगर आप किसी 10वीं जमात के स्टूडेंट से ये पूछें कि आप इसके बाद किस फील्ड में जाएंगे, आप लोगों का अपना ज़ाती ओपिनियन क्या है, तो 50% को पता ही नहीं होगा। उन्होंने अभी तक अपने फ्यूचर का फैसला ही नहीं किया होगा और बाकी 50% में से 40% डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी करना चाहेंगे। सरकारी नौकरी अब तक सबसे ज़्यादा टॉप डिमांड है। अगर 500 की वैकेंसीज आती हैं तो हज़ारों लोग अप्लाई करने के लिए चले जाते हैं। इनमें से कोई भी फोटोग्राफर, वेब डिज़ाइनर या एथिकल हैकर नहीं बनना चाहेगा। वो बजाय अपने पैशन के भागने के कि वो कौन सी चीज़ बेहतर कर सकते हैं, उन्हें किस फील्ड का सबसे ज़्यादा शौक है, वो उस चीज़ के पीछे लगे होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। एजुकेशन का कंपैरिजन पैसे से किया जाता है। इस वजह से एक्सपेरिमेंट करके देख लें, अगर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को 50,000 की बैंक एम्प्लॉयमेंट की जॉब ऑफर करें और दूसरी तरफ फॉरेन कंट्री में अगर 3 लाख की गार्ड की जॉब ऑफर करें तो वो यकीनन गार्ड की नौकरी ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें सैलरी ज्यादा है। 12 साल पहले रिलीज होने वाली मूवी 3 इडियट में जो दिखाया गया था वो आज सब कुछ वैसा ही हो रहा है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इसमें बताया गया कि सक्सेस के पीछे नहीं, पैशन के पीछे भागो। क्या इन सारी चीज़ों में कसूर माँ बाप का है या खुद स्टूडेंट्स का, गवर्नमेंट का है या हमारे माहौल का? इन सब चीज़ों पर आज तफसील से बात करेंगे और इनके सलूशन भी बताएंगे। एक बरस में बरतानिया आने वालों की तादाद 5 लाख से भी तजावज़ कर गई है। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? जहाँ तक पाकिस्तान में मुस्तकबिल का सवाल है तो लगता तो नहीं कि कोई भी उम्मीद है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25A के मुताबिक रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो 5 साल से 16 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और बेहतरीन तालीम फराहम करे। तो इस आर्टिकल के तहत क्या रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही है? बहुत सारे सरकारी स्कूल्स की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टीचर्स की कमी और स्कूल्स की वॉल बाउंड्री तक नहीं। स्टेट की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सिर्फ तालीम और किताबें दें, बल्कि एजुकेशन के मुतल्लक हर चीज़ फराहम करना होती है। 2023 में GDP का सिर्फ 1.77% बजट रखा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में एजुकेशन सेक्टर की हालत खस्ता हाल, इमारतों की हालत बदतर और अमले की अदम दस्तयाबी है। इस तरह कई सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बुलबई का सरकारी स्कूल बन गया खौफ की अलामत। हर तरफ झाड़ियां, टूटी हुई 4 दीवारी और सोने पर सुहागा इलाका भी हसास। दूसरी तरफ अगर प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसका दूसरा नाम है बिजनेस। प्राइवेट स्कूल्स में एक आम आदमी की एवरेज सैलरी से ज्यादा प्राइवेट स्कूल के खर्चे हैं, जिसमें मंथली फीस, ट्यूशन फीस, रक्षा फीस और बस फीस वगैरह। इन फीसेस के नाम पर प्राइवेट स्कूल्स लूट रहे हैं। जून 2023 में कराची में प्राइवेट स्कूल्स ने 30 से 40% फीसेस बढ़ा दी। ये फीसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक इलीगल तरीके से बढ़ाई गई थी, जिस पर एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया था और इस चीज पर पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा तनकीद की थी। स्कूल जो है वो एवरी ईयर अपनी स्कूल फीस इंक्रीज कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर हमने अपील दायर की तो केस फाइल हुआ था, उसका भी फैसला 1.5 साल से विदाइल्ड है। इसके बाद रावलपिंडी में भी कई प्राइवेट स्कूल्स ने मंथली फीसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर स्टूडेंट्स से 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए और इसके बाद कई स्कूल्स ने वाटर बिल चार्जेस और सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर फीसेस कलेक्ट करना शुरू कर दी। यह फीसेस गवर्नमेंट परमिशन के बगैर ही कलेक्ट की जा रही थी। बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक खजाने की चाबी से कम नहीं कि जब चाहें उनके माँ बाप से फीसेस के नाम पर या फंड के नाम पर पैसे निकलवा लें। इन स्कूल्स के साथ इन लोगों ने ग्रोसरी शॉप और यूनिफॉर्म शॉप बनाई हुई हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग ब्रांड की चीजें चिपकाकर उनसे पैसा कमाते हैं। पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हद तक बच्चों की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट होता है। बच्चों को इस चीज़ पर मजबूर करना कि वो इस फील्ड को नहीं बल्कि इस फील्ड को चूज़ करें, क्योंकि उन्हें उस वक्त जो फील्ड सही लगती है वो उसमें ही बच्चे को धकेल देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी चुनी हुई फील्ड ही आने वाले वक्त में बच्चे का फ्यूचर सुधार सकती है। ये समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। अगर किसी फैमिली में 2 या 3 लोग डॉक्टर हों
हूँ तो पेरेंट्स इस चीज से इंस्पायर होकर दूसरे बच्चों को भी डॉक्टर की फील्ड में धकेल देते हैं, चाहे उसकी दिलचस्पी किसी दूसरी फील्ड में हो। इस पर पेरेंट्स की तरफ से फ्यूचर का एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनकर रहना है। इस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनको फोर्स करते हैं और स्टूडेंट्स की एजुकेशनल लाइफ इसी प्रेशर में गुजर जाती है। दूसरी तरफ एग्जाम को लेकर बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स ज्यादा संजीदा होते हैं। उन्हें लगता है कि फर्स्ट आने से ही बेहतर फ्यूचर बन सकता है। एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। अगर नंबर्स को देखकर कामयाबी का अंदाजा लगाया जाता तो बिल गेट्स, जेफ बेजोस और जैकमा जैसे बड़े बड़े नाम आज कामयाब ना होते। ये नाम भी स्कूल कॉलेज में इतने कामयाब ना थे, मगर ये लोग अपनी जिंदगी में सक्सेस से ज्यादा पैशन के पीछे भागे। आप लोगों को एक मिसाल से समझाता हूँ। आज शाहिद आफरीदी और आतिफ असलम एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। अगर शाहिद आफरीदी पर यह ठप्पा लगा दिया जाता कि तुम्हें सिंगर ही बनना है तो शायद वो कभी सिंगर ना बन पाता, और अगर आतिफ असलम को भी ये कहा जाता कि तुम्हें क्रिकेटर ही बनना है तो वो भी शायद कभी ऐसा ना कर पाता। मगर इन लोगों ने सक्सेस से ज्यादा अपने पैशन को आगे रखा। अगर स्टूडेंट्स अपने पैशन की तरफ भागता है और अपने पेरेंट्स से ये कहता है कि मुझे इस फील्ड में नहीं बल्कि इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो यकीनन उसे बहुत ज़्यादा मुखालफत मोल लेना पड़ेगी। मिसाल से समझाता हूँ, अगर आप पेरेंट्स से ये कहें कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए बल्कि मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, तो उसका जवाब ये आएगा। उनके ज़हन में एक रिस्क पैदा होगा कि शायद ये गलत रास्ते पर जाने लगा है और वो इस रिस्क को नहीं लेना चाहेंगे। इस वजह से वो बच्चे को उस रेस में धकेलने पर मजबूर करते हैं जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये सारे गलत डिसीजंस पेरेंट्स अपने बच्चों पर अप्लाई करते हैं और उन पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और सारी ज़िंदगी उनकी इसी प्रेशर में गुजर जाती है। और इसी प्रेशर में अगर कोई बच्चा नाकाम हो जाता है तो उसका भी सारा जिम्मा वो इसी पर डाल देते हैं। इस तरह पेरेंट्स का प्रेशर बच्चे की एजुकेशनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है और उनकी नाकामी की वजह बनता है। हमारा मीडिया 3 तरह की खबरों से भरा पड़ा है, पॉलिटिक्स, क्राइम और स्पोर्ट। ये 3 खबरें सबसे ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती हैं। पॉलिटिक्स को लेकर हमारा मीडिया कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। पिछले 2 साल में बहुत सारे पाकिस्तानी प्राइज जीत कर आए थे। हारून तारक, जिसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में O लेवल और A लेवल के इंटरनेशनल एग्जाम में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस खबर को मीडिया पर चलाने की बजाय ये बताया जाता है कि नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरेबिया के विजिट पर गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिटिशियन को इतने केसेस में जमानत दे दी। क्या ऐसी खबरों को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नहीं दिखाना चाहिए? क्या उनको किसी न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया? अगर ऐसा किया जाता तो इससे मजीद यूथ इंस्पायर होती और ज्यादा मोटिवेट होती और ज्यादा लोग ऐसी एक्टिविटी में शामिल होते। मगर हमारे टेलीविजन होस्ट ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक गंद फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर डांस करने वाले गंद भरने वालों को इंस्पायर किया जा रहा है। हमेशा जिस बच्ची को डांस आता है कहती नहीं मैं अकेले नहीं करूंगी, मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज तो तुम कॉन्फिडेंट हो पहले से। अगर हमारा मीडिया ऐसी खबरों को प्रमोट करता रहा तो टैलेंटेड यूथ बजाय इंस्पायर होने के इन्हीं कामों में दिलचस्पी दिखाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में जहां पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, वहां हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया है। जिस तरह पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हाई हो रहा है और इससे बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस बेरोज़गारी ने बहुत ज़्यादा यूथ का नुकसान किया है। इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए पॉलिटिशियन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, मगर हर साल बेरोज़गारी की शरह ऊपर ही गई है। मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग हुकूमत बनेगी, महंगाई खत्म होगी। इस इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया। बहुत सारे बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं क्योंकि हजारों वालिदैन अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए इन बच्चों को रोजगार की तरफ धकेल रहे हैं। एक लोकल MPA से लेकर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन ने करप्शन करके टैलेंटेड स्टूडेंट्स की नौकरियां तबाह की हैं, क्योंकि पाकिस्तान में
جاب حاصل کرنے کے لیے پولیٹیشین کی سفارش کرنا لازمی ہے۔ اس کرپٹ سسٹم میں بغیر سفارش کے آپ کو جاب حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اس وجہ سے جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھا لکھا کم ہو تب بھی چلے گا، مگر کسی پولیٹیشین سے نیٹ ورک مضبوط ہونا چاہیے۔ پولیٹیشین نیپوٹزم میں آ کر اپنے لوگوں کو مرضی کی جابز دلواتے ہیں، جس سے پڑھی لکھی یوتھ کو ان کا حق نہیں ملتا اور پاکستان میں بے روزگار رہتے ہیں اور روزی کمانے کے لیے یا وہ پاکستان میں مزدوری کرتے ہیں یا فارن کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر مزدوری کرتے ہیں۔ سال 2022 میں 7,65,000 لوگ روزی کمانے کے لیے فارن کنٹریز کی طرف گئے۔ یہ ریکارڈ امیگریشن کے مطابق ہے جو لیگل طریقے سے پاکستان سے نکلے، مگر اس ریکارڈ کے علاوہ کئی پاکستانی انلیگل یورپ داخل ہوئے۔ ہر سال 30 سے 40 ہزار پاکستانی ایران اور ترکی کے راستے غیر قانونی طریقے سے یورپ داخل ہوتے ہیں اور اس انلیگل کے چکر میں کئی پاکستانی اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ جون 2023 میں لیبیا سے اٹلی جانے والی کشتی جس میں لوگوں کو ایوریج سے زیادہ اوور لوڈ کیا گیا، اوور لوڈ ہونے کی صورت میں وہ کشتی سمندر میں الٹ گئی اور اس میں 300 سے زیادہ پاکستانی موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس ساری کہانی میں قصور ان لوگوں سے زیادہ گورنمنٹ کا ہے جو کرپشن کر کے یوتھ کا حق مارتے ہیں، انہیں بے روزگار کرتے ہیں اور وہ بے روزگاری سے تنگ آ کر ان فارن کنٹریز کی طرف جاتے ہیں۔ ان سارے مسائل میں پورا ایکو سسٹم ہی خراب ہے، اسٹوڈنٹ سے لے کر گورنمنٹ تک اس میں شامل ہیں، جس سے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم خراب ہے۔ اسی ایجوکیشن سسٹم میں بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ بھی نکلے جیسے کہ عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی۔ ان لوگوں نے اسی سسٹم میں رہ کر پاکستان کا نام روشن کیا، مگر اسی طرح اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو بہت سارے پاکستانیوں کے ٹیلنٹ پر یہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سرکاری اسکولوں پر نظر ثانی کریں۔ جن گورنمنٹ اسکولز کی حالت خراب ہے ان کو بہتر کیا جائے۔ ان اسکولز میں لوور کلاس اور مڈل کلاس بچے زیادہ شامل ہیں اور زیادہ تر ٹیلنٹ لوور کلاس اور مڈل کلاس سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بزنس کی بجائے ایجوکیشن کو سب سے پہلے رکھیں۔ بزنس کرنے کے لیے وہ ایجوکیشن کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ فیسز کے نام پر جو لوٹ مار چل رہی ہے، گورنمنٹ کو اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سلوشن ہے پیرنٹ پریشر۔ پیرنٹس جس طرح بچوں کو فورس کرتے ہیں سبجیکٹ کو لے کر یا فیوچر پلان کو لے کر، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بچوں کی ہر حرکت پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی لائف میں سیریس ہیں۔ بچے کو بجائے فورس کرنے کے ان کی لائف ایکٹیویٹی میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آزاد چھوڑ دیا تو ان کے آس پاس کا ماحول ان کی لائف پر بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان پر نظر رکھ کر ان کے فیوچر پلان میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ تیسرا سلوشن ہے کرپشن۔ کرپشن سے جس طرح گورنمنٹ جابز کو تباہ کر رہی ہے، اس سے یوتھ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوگی۔ اگر جابز پولیٹیشین کی سفارش سے ہی حاصل ہوگی تب سٹوڈنٹس کو جابز حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن سے زیادہ سفارش ہی حل نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے ان پولیٹیشین کو چاہیے کہ انہیں اس چیز پر انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے اور جاب سیکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میرٹ پر جاب دیں تاکہ ٹیلنٹ اور پڑھے لکھے لوگوں کو ان کا حق ملے، جس سے پاکستان ترقی کرے گا، لوگوں کو ایجوکیشن سسٹم پر بھروسہ آئے گا۔ اس تیز رفتار دنیا میں جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس میں یوتھ بہت زیادہ شامل ہے۔ سوشل میڈیا آپ کو وہ دکھاتا ہے جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو مزید گہرائی میں اسی کنٹینٹ پر لے کر چلتا رہتا ہے اور آپ کی سوچ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ خود سے سوشل میڈیا پر چیزوں کو تلاش کریں، اپنے فیوچر پلان کے مطابق سوشل میڈیا پر چیزوں کو سرچ کریں، سوشل میڈیا کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔